इंडिया के पास्ट का एक ऐसा पीरियड जिसे इंडियन डेमोक्रेसी का डार्क पास्ट कहा जाता है। 25 जनवरी 1975 जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इस दिन मीडिया के फ्रीडम को छीन लिया जाता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और लाखों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह इमरजेंसी सिर्फ कुछ दिनों या फिर महीनों के लिए नहीं बल्कि लगभग 2 सालों के लिए लगाया जाता है। 1975 पहली बार नहीं था जब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। आखिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने पूरे देश की आज़ादी छीन ली थी? क्या यह इमरजेंसी देश के हित में था या फिर कोई पॉलिटिकल स्टैंड था? इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन गरीबी हटाओ के नारे से लड़ती है और रायबरेली विधानसभा से उन्हें जीत भी मिलती है। इस इलेक्शन में उन्होंने अपने ओपोजिशन लीडर राजनारायण को बड़ी संख्या में हराया था। इस साल दिसंबर में इंडो पाक का वॉर भी होता है जिसमें इंडिया की जीत होती है और इस पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में आज़ादी भी मिलती है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी को क्योंकि इनके ही लीडरशिप के अंडर यह जीत मिली थी। लेकिन इस वॉर से इंडियन इकोनॉमिक्स पर बुरा असर देखने को मिला। 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है और इसी टाइम इंदिरा गांधी ने 2 बड़े डिसीजन लिए। पहला प्रिंसिपल्स का एंड और दूसरा बैंक का नेशनलाइजेशन। प्रिंसिपल्स एक पेमेंट थी जो कि रॉयल फैमिली को दिया जाता था क्योंकि सरकार ने जब प्रिंसली स्टेट को यूनाइटेड किया था इंडिया बनाने के लिए तो एक कंडीशन रखी गई थी कि उनकी रूलिंग फैमिली को कुछ पेमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इंदिरा गांधी की जस्टिफिकेशन थी कि अगर बैंक का नेशनलाइजेशन किया जाता है तो यह बैंक देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब लोगों को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इनके डिसीजन से बहुत सारे लोग असहमत थे। इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इंदिरा गांधी के इन दोनों फैसलों को डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रास्ता अपनाया। 5 नवंबर 1971 को 24th अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कहा गया कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस ला सकती है और अप्रैल 1972 में 25th अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया कि पब्लिक यूज के लिए अगर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है तो कंपनसेशन का अमाउंट सरकार तय करेगी। उसमें कोर्ट किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इन सारे अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और दूसरी तरफ भारत में पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी जिसके कारण फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होने लगी थी। बेरोजगारी, भूखमरी, आबादी ये सब बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और इंदिरा गांधी के सरकार का वोट बैंक भी गिर रहा था क्योंकि इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को बताया जा रहा था। इंदिरा गांधी जिन वादों की वजह से पीएम बनी थी उन्हें वह कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पा रही थी। देश में करप्शन, इन्फ्लेशन, जमाखोरी अपनी चरम सीमा पर थी। गुजरात के एक हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने 1973 में बढ़े हुए खाने के दाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और 1974 में गुजरात की तरह ही बिहार में भी प्रोटेस्ट शुरू किया जाता है स्टूडेंट्सों के द्वारा और नारा लगाया जाता है, गुजरात की जीत हमारी, अब बिहार की बारी। इसे लीड किया जा रहा था जेपी नारायण के द्वारा। उसी दौरान समाजवादी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा 3 दिन के लिए रेलवे स्ट्राइक कराई जाती है रेलवे वर्कर के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन और बेटर सैलरी डिमांड करने के लिए। इस प्रोटेस्ट में 17 लाख रेलवे वर्कर सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1972 में जब इंदिरा गांधी ने सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन में काफी मार्जिन से जीत हासिल की थी तो उनके अपोनेंट राजनाथ ने उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया था। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में अनफेयर मींस यूज किए हैं। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन डाला गया था राजनारायण के द्वारा। 1975 में इंदिरा गांधी के इलेक्शन फ्रॉड के क्राइम के चलते दोषी ठहराया जाता है और अगले 6 वर्ष के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बैन कर दिया जाता है। यह सब कुछ हुआ इमरजेंसी डिक्लेयर होने से सिर्फ 2 दिन पहले। 1975 पहली बार नहीं था जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले 1962 में इंडो चाइना वॉर में और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी लगाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में लिखा गया है कि
इंडिया में इमरजेंसी सिर्फ 3 रीजन से लगाया जा सकता है। पहला कारण है अगर इंडिया किसी देश के साथ वॉर पर जाए, दूसरा रीजन यह है कि अगर कोई देश इंडिया पर अटैक करे, और तीसरा कारण यह है कि अगर देश के अंदर कोई रिबिलियन हो रही हो। इंदिरा गांधी ने इंटरनल रिबिलियन को फेवर किया था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी के कहने पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लगा दी ड्यू टू इंटरनल डिस्टरबेंस। कुछ ही घंटों के अंदर ढेरों अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सरकार पावर सप्लाई कट कर देती है न्यूज़पेपर के ऑफिसेस की। इंदिरा गांधी के पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता था, प्रोटेस्ट करता था, उसे सीधा उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता था। इमरजेंसी में देश की ऐसी हालत बनने में सिर्फ इंदिरा गांधी का हाथ नहीं था, उनका साथ दिया उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने। बिना किसी ऑफिशियल पोजीशन, बिना किसी अथॉरिटी के ही संजय गांधी देश के इम्पोर्टेंट मैटर में इंटरफेयर कर रहे थे। 1975 में गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज लेके आती है जो कि काफी कंट्रोवर्शियल थे। MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस लॉज के अंडर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना वारंट के सर्च और डिटेन किया जा सकता था। MISA के अंडर करीब 1 लाख से भी अधिक लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इन लाखों लोगों में कई जर्नलिस्ट, स्कॉलर, एक्टिविस्ट और ओपोजिशन लीडर्स को भी अरेस्ट किया जाता है। एक और भयानक चीज देखने को इस टाइम पे मिलती है, वो है मास स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी प्रोग्राम, जिसे इनिशिएट किया जा रहा था संजय गांधी के द्वारा। देश के पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार जबरदस्ती बड़े ही अनसेफ तरीके से नसबंदी कर रही थी। हरिजन नाम के एक 70 साल के बुजुर्ग थे जिनके न तो दांत थे ना ही देख पाते थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी गई। वहीं साहूगाला नाम के एक किसान को 2 बार नसबंदी के लिए ले जाया गया। 1976 से 1977 तक 83 लाख लोगों का नसबंदी कराया जाता है। अनसेफ तरीके से स्टरलाइजेशन कराने की वजह से 2000 से भी अधिक लोगों की जानें चली जाती है। यही रीजन है कि जिसकी वजह से इस पीरियड को डार्केस्ट पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है।